को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को आप लोग निरंतर जारी रख पा रहे हैं। साथ ही देखिएगा अपना यूरोप महाद्वीप के बारे में अपनी बातें चल रही थी और उस यूरोप महाद्वीप के कुछ तथ्य हैं जिनको लेकर के आज अपन बातचीत करने वाले हैं। तो आइए आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। अब यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल तो कोई है नहीं। यूरोप महाद्वीप में नदियां अपन ने अलग से पढ़ी, पर्वत पठार अलग से पढ़े और आज का जो सेशन है वो स्पेशल अपना रहने वाला है कि यूरोप महाद्वीप के प्रमुख तथ्य जो है वो कौन कौन से हैं। तो आइएगा इस तथ्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात तो यूरोप के अल्पाइन क्षेत्र में घास के जो मैदान है वो पाए जाते हैं स्पेशल, और वो कहां पे? तो आप कहेंगे वो स्विट्जरलैंड के अंदर पाए जाते हैं। और यूरोप में दक्षिण पूर्वी भाग में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। अलग अलग जगह घास के मैदान हैं, उनके अलग अलग नाम है। यूरोप में भी स्टेपीज कहा जाता है। और बात करें अपन एशिया, एशिया में भी क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे स्टेपी कहा जाता है। यूरोप में भी स्टेपी, और इसके बाद बात करते हैं तो एशिया, एशिया के अंदर भी क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे स्टेपी कहा जाता है। दो चीजें रही, यानी यूरोप में भी क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं, और एशिया में भी घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे स्टेपी कहा जाता है। अलग अलग महाद्वीपों में जैसे अपने अफ्रीका में पढ़ा, अफ्रीका में घास के मैदान है वो उष्णकटिबंध क्षेत्र में सवाना कहलाते हैं। सवाना घास के मैदान कहां है? अफ्रीका में है। अफ्रीका के अंदर घास के मैदानों की बात करते हैं अपन, तो अफ्रीका के अंदर घास के मैदान जो साउथ अफ्रीका में है, शीतोष्णकटिबंध में है, वो वेल्डस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेल्डस। उसी प्रकार यूरोप और एशिया ये शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है ये स्टेपीज कहलाते हैं। और ये मुख्यतः शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों से अगर प्रश्न पूछा जाए तो इस अर्धशुष्क जो क्षेत्र की वनस्पति है उसे स्टेपी तुल्य वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूरोप महाद्वीप की तटीय सीमा सर्वाधिक कटी फटी है, यानी कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसकी तटीय सीमा कटी फटी है? तो आपका उत्तर आएगा यूरोप महाद्वीप की जो तटीय सीमा है वो क्या है? कटी फटी है। एक बात को याद रखना, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो यहां जरूर आप एक नाम लिखें, यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीपों नहीं है, प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, यानी यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, या फिर आप कह सकते हैं इसे कहते हैं प्रायद्वीपों का महाद्वीप। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन ने देखा इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपों का महाद्वीप, ये कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? तो आपका उत्तर आएगा ये यूरोप को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर सुनना, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है। अभी कहां पे है? जरा याद कीजिएगा यूरोप के मानचित्र को, और जब यूरोप का मानचित्र आप देखते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र आता है, इस वाले क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? इस वाले क्षेत्र को कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, यानी ये जो कंप्लीट है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप कहलाता है। इस वाले प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप कहते हैं, जिसमें नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है। यानी स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में नॉर्वे को शामिल करते हैं, स्वीडन को शामिल करते हैं, फिनलैंड। आपने ये भी देखा होगा स्कैंडिनेविया इधर बाकी देश, और ये वाला जो सागर है इस सागर को क्या कहा जाता है? बाल्टिक सागर के नाम से जाना जाता है। यानी ये वाला जो सागर है इसे आप क्या कहते हैं? बाल्टिक सागर। अब अगर आपके मैप में तो माइंड में मैप नहीं है, इसका मतलब ये निश्चित है कि आप थोड़ा सा मैप को चरण से देखते नहीं है। और जैसे मैंने चलो स्कैंडिनेविया इफेक्ट नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बाल्टिक सागर देखते ही मैप जो है वो आपके माइंड में आना ही चाहिए। ठीक है, अब सुनो फिर उसके बाद में अपने बात की बाल्टिक राष्ट्र। ये बाल्टिक सागर के सारे तीन हैं जिन्हें अपन बाल्टिक राष्ट्र के नाम से जानते हैं। बाल्टिक राष्ट्रों का मतलब लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? बाल्टिक राष्ट्र कहते हैं। और ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, मैं इंपोर्टेंट लगा देता हूं। प्रश्न आएगा निम्न में से बाल्टिक राष्ट्रों में शामिल नहीं है, तो बाल्टिक राष्ट्र बाल्टिक सागर के तट पर है। बाल्टिक राष्ट्रों में कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, तीन याद रखिएगा, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ये क्या है? तो आप कहेंगे ये बाल्टिक राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, हम तो मस्त हैं आपके से सर जी, बिल्कुल हम भी अच्छे हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं। जबकि बाल्कन राज्यों की बात की जाती है तो बाल्कन में कौन कौन है? आप कहेंगे बाल्कन में सर्बिया आता है। बाल्कन में कौन आता है? सर्बिया। सर्बिया के बाद में बाल्कन कहां है? अब बाल्कन आए तो आपके माइंड में आना चाहिए नीचे नीचे एड्रियाटिक सागर आता है। एड्रियाटिक सागर का इटली माइंड में आना चाहिए, इटली के पास में एड्रियाटिक सागर, और फिर ये कंप्लीट जो आते हैं देश इन्हें कहा जाता है बाल्कन। जैसे कि सर्बिया, रोमानिया, अल्बानिया, एथेंस, बल्गारिया या बुल्गारिया आदि देशों को किसमें शामिल किया जाता है? तो आप कहेंगे बाल्कन राज्यों में या बाल्कन राष्ट्रों में शामिल किया जाता है। सर्बिया, रोमानिया, अल्बानिया, एथेंस, बल्गारिया या बुल्गारिया आप कहें, इन्हें किसमें शामिल किया जाता है? तो आप कहेंगे इनको शामिल किया जाता है किसमें? तो सीधा सा याद रखना, इन्हें शामिल किया जाता है बाल्कन राष्ट्रों में। ये बाल्टिक राष्ट्र है और ये बाल्टिक बाल्कन है। यूरोप महाद्वीप में स्विट्जरलैंड जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है खेल मैदान। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है खेल मैदान, आप याद रखें, सीधा फेंकते। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। फिनलैंड के अंदर हिमानी निर्मित झीलें खूब सारी हैं, इसलिए फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। या कौन सा देश ऐसा है जहां बहुत सारी झीलें हैं और उनके कारण उस देश को कहा जाता है झीलों का देश? तो आपका उत्तर आएगा फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं। तो ये लिखिएगा, उसके बाद फिर अपन आगे बात करते हैं। हां जी, लिखो इनको। और जो आयरिश गणराज्य है और उत्तरी आयरलैंड है इसे कहा जाता है एमराल्ड द्वीप। क्या कहते हैं इसको? एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा। ठीक है, लिखो। तो आयरिश गणराज्य जो उत्तरी आयरलैंड है उसको कहते हैं एमराल्ड द्वीप। लिख पाए ना? लिखें तो फिर आगे चले। एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एमराल्ड वैसे कहा जाता है, पन्ने को कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में आगे चलते हैं। अगर नहीं लिखा भी तो कोई बात नहीं, बाद में आराम से वीडियो स्किप करके लिख लें, रोक रोक के लिख लें। आगे देखते हैं अपन। नॉर्वे जो है इसे कहा जाता है मध्य रात्रि का देश, मध्य रात्रि का देश। जबकि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। तो लिखें उगते हुए सूर्य का देश, ये किसे कहा जाता है? उगते हुए, उगते हुए, उगते हुए सूर्य का देश, ये किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर आएगा उगते हुए सूर्य का देश है, ये कहा जाता है अपने नॉर्वे को। क्या करेगा? तो जापान। मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? जापान को। उगते हुए सूर्य का देश ये किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये जापान को कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। ठीक है, रोम को कहा जाता है इंटरनल सिटी या फिर शाश्वत नगर, पुराना शहर है रोम। वेनिस को कहा जाता है एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी, ये कहां पे? इटली में।
एड्रियाटिक सागर के तट पे है, इसलिए वेनिस को क्या कहते हैं, एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। फिर आता है विश्व का सबसे बड़ा महल कहां पे, वेटिकन सिटी रोम में है। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा महल यहां पे लेकिन सबसे छोटा देश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सातवीं के सामाजिक की किताब में मिल जाएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। नीदरलैंड में समुद्र के तटों को डाइक कहते हैं और तटों से प्राप्त भूमि को क्या कहते हैं, पोल्डर। तटों से प्राप्त भूमि का मतलब ये है दलदली क्षेत्र को भूमि बनाया जाता है, दलदली क्षेत्र से प्राप्त भूमि, यानी दलदली जो क्षेत्र है उससे प्राप्त भूमि को क्या कहा जाता है, तो आपका उत्तर आएगा उससे प्राप्त भूमि को कहा जाता है क्या, पोल्डर। ध्यान देगा ना, ठीक है, तो ध्यान दें। नीदरलैंड में समुद्र के तटों को क्या कहा जाता है, नंबर 1 डाइक, और तटों से प्राप्त भूमि को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे पोल्डर। दोनों फैक्टर याद कर लेना। पोल्डर का मतलब होता है दलदली क्षेत्र होता है, क्योंकि भूमि की वहां कमी है वैसे, और उस दलदली क्षेत्र को सुखाकर दलदली क्षेत्र से प्राप्त भूमि, यानी दलदली क्षेत्र को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद भूमि प्राप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, पोल्डर कहते हैं। और फिर यहाँ पे कृषि करते हैं। नीदरलैंड छोटा सा तो देश है, तो याद रखिए नीदरलैंड में समुद्र के तटों को डाइक कहते हैं और तटों से प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। फिर कहता हूं इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है, नॉर्मल बात है। सबसे लंबी जो सुरंग है विश्व में वो आपका बनी हुई है, सबसे लंबी जल सुरंग, लिखना सॉरी सुरंग, जल सुरंग, इसके बीच में बनी है, फ्रांस और इटली के बीच में बनी हुई है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में पहाड़ी भागों में एक दर्रा है जिसे कहते हैं बर्नाई दर्रा, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। ऑस्ट्रिया इटली के बीच में दर्रा है जिसे कहते हैं ब्रेनर, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग, अंडरलाइन कर लें, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है, ओरिएंट रेल मार्ग है। तो क्या करता है, पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है, यानी पेरिस से लेके इस्तांबुल तक कौन सा रेल मार्ग जाता है, तो आपका उत्तर आएगा पेरिस से लेकर के और इस्तांबुल तक जो रेल मार्ग है वो है ओरिएंट रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग है, ओरिएंट रेल मार्ग, याद रख लेना। इस्तांबुल कहां पे है, तो आप कहेंगे टर्की में है, कहां पे है, टर्की। पेरिस कहां पे है, तो आप कहेंगे फ्रांस में है, तो याद रख लेना फ्रांस से लेकर के और टर्की तक जो रेल मार्ग है वो आपका आता है ओरिएंट रेल मार्ग। कौन सा, ओरिएंट। कहां से कहां जाता है, पेरिस से लेके इस्तांबुल तक जाता है। पोलैंड और जर्मनी के बीच की जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, उसे हिंडरबर्ग रेखा कहते हैं। जैसे अपन रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जैसे अपन डूरन रेखा किसे कहते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, वैसे ही याद रखें पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो रेखा है उसे कहते हैं हिंडरबर्ग रेखा। पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो रेखा है इसे क्या कहते हैं, हिंडरबर्ग रेखा। जबकि बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच जो रेखा है इसे कहते हैं मैगीनेट रेखा। क्या कहते हैं, इसे मैगीनेट रेखा कहते हैं। दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर 1 क्या रखना है, नंबर 1 याद रखना है पोलैंड और जर्मनी के बीच की रेखा उसे हिंडरबर्ग रेखा कहते हैं। तो कौन सी रेखा, हिंडरबर्ग रेखा। फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो रेखा है इसे क्या कहते हैं, मैगीनेट रेखा कहते हैं। याद रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा, तो लिखो दोनों। पोलैंड और जर्मनी के बीच की रेखा हिंडरबर्ग रेखा है, जबकि फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा मैगीनेट रेखा है। ओके ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी लिखें, लिखिए इन तत्वों को, फिर आगे बात करते हैं। लिख पाएगा, लिखो भाई, लिखो फटाफट। अरे करवा देंगे सब करवा देंगे, एक साथ थोड़ी पढ़ोगे सारे विषय। बताओ, एक साथ पढ़ो तब थोड़ी से बताओ। नहीं मुझे बताओ। अब सुनो, इसके बाद में क्या क्या तथ्य बनते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। ये लिखा आपने, नार्वे को मध्यरात्रि का देश कहते हैं, अर्धरात्रि का देश कहते हैं, सूर्य का देश जापान को कहते हैं, रोम को इंटरनेट सिटी कहते हैं, शाश्वत नगर कहते हैं, वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। ये तथ्य ही हैं, अपन हेडिंग यूरोप महाद्वीप के तथ्य लगाएं। नीदरलैंड में समुद्र के तटों को डाइक कहते हैं, तटों से प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच पहाड़ी भागों में बर्नाई दर्रा है। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में ब्रेनर दर्रा है। सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, ठीक है। आगे चलो, अब आता है कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, क्योंकि आप जानते हैं यूरोप महाद्वीप से रेखा तो गुजरती नहीं। यूरोप महाद्वीप से गुजरने वाला जो एक अपन कहें कि अक्षांश रेखा जो महत्वपूर्ण वृत्तों में आती है वो 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री। और आइसलैंड जो द्वीप है वो इस वृत्त के दक्षिण में है। मेसोटा का पठार कहां है, आपको याद होगा अपन ने पढ़ा था मेसोटा का पठार, ये स्पेन और पुर्तगाल के अंदर है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो भूमिगत है ये लंदन को किससे जोड़ता है, पेरिस से जोड़ता है। फिर आती है पूर्वी यूरोप का जो पूर्वी यूरोप को क्या कहते हैं, कृषक यूरोप कहते हैं, या हरित यूरोप के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि पूर्वी यूरोप में कृषि होती है। अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। आगे बात है इटली, ये जैतून और अंगूर का बड़ा उत्पादक देश है इटली। मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहते हैं, तुरीन को इटली का डेट्राइट कहते हैं। मैनचेस्टर शहर किसके लिए जाना जाता है, मैनचेस्टर ये जाना जाता है सूती वस्त्र के लिए। मैनचेस्टर किसके लिए जाना जाता है, तो आपका उत्तर आएगा सूती वस्त्र के लिए। अब अगर डेट्राइट की बात की जाए, डेट्राइट किसके लिए जाना जाता है, तो याद रखना डेट्राइट जाना जाता है किसके लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, यानी मोटर गाड़ी उद्योग के लिए। डेट्राइट किसके लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा मोटर गाड़ी उद्योग के लिए। आपसे पूछा जाए मैनचेस्टर किसके लिए जाना जाता है, तो याद रखना मैनचेस्टर जाना जाता है किसके लिए, तो ध्यान देना ये जाना जाता है कपड़े के लिए। अब जहां कहीं भी आ जाए फलानी जगह का मैनचेस्टर, इटली का मैनचेस्टर मतलब इटली में मिलान एक ऐसा शहर है जो जाना जाता है सूती वस्त्र के लिए। इटली का तुरिन, यानी तुरिन नाम का शहर इटली में तो जाना जाता है मोटर गाड़ी के लिए। तो इटली का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, मिलान को कहते हैं। और इटली का आपका डेट्राइट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे तुरिन को कहते हैं। ओके, यूरोप में विश्व की 2/3 शराब जो है ये कहां बनती है, तो आपका उत्तर आएगा विश्व की 2/3 जो शराब है ये अकेले यूरोप के अंदर बनती है। यानी विश्व में जितनी भी शराब बनती है इसमें 2/3 शराब कहां बनती है, आपका उत्तर आएगा विश्व में जितनी शराब बनती है उसकी 2/3 शराब अकेले यूरोप में बनती है।
यानी यूरोप में 2/3 शराब का क्या होता है, उत्पादन होता है, याद रखेंगे इतना। यूरोप में कितनी शराब का, 2/3 शराब का उत्पादन होता है यूरोप में, याद करें। यूरोपीय देशों में अधिकांश चीनी बनाने का स्रोत जो है वो क्या है, चुकंदर है। और यूरोप में स्वीडन, तुर्की, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया आदि लोग उत्पादन का काम करते हैं, कोई खास बात नहीं। यूरोप का रूरल प्रदेश इंपोर्टेंट। अपन जैसे चर्चा करते हैं कि भारत का रूरल प्रदेश किसे कहा जाता है, रूरल प्रदेश है ही कहां पे, ये जर्मनी में है। रूरल प्रदेश किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए जाना जाता है। तो भारत में स्पेशल अगर आपसे कहें रूरल प्रदेश क्या है, तो छोटा नागपुर का पठार ये क्या कहलाता है, भारत का रूरल प्रदेश कहलाता है। इसका मतलब क्या, रूरल प्रदेश का मतलब है कि जो किसके लिए जाना जाए, तो कोयले के लिए जाना जाए। तो जर्मनी के अंदर रूरल प्रदेश है। और फ्रांस और बेल्जियम का सार प्रदेश, अंडरलाइन कर लेना, सार प्रदेश किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए। तो रूरल और सार ये दोनों ही किसके लिए, आप कहेंगे कोयले के लिए जाने जाते हैं। रूरल प्रदेश कहां है, जर्मनी में है। सार कहां है, फ्रांस और बेल्जियम में। इसके अलावा ब्रिटेन का पिनाइन क्षेत्र बात कर ले, इसके अलावा बात करते हैं पोलैंड का साइलिसियन क्षेत्र बात कर ले, रूस और यूक्रेन में उजवास क्षेत्र बात कर ले, ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो आपका उत्तर आएगा कोयले के लिए जाने। ठीक है, लिखा, चले आगे चलते हैं। फियोर्ड जिले हैं, फियोर्ड क्या है, जिले। वैसे तटीय क्षेत्र जो बनता है उसे फियोर्ड कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा। बिल्कुल सिलेक्शन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कंटिन्यू करो आप तो। चले आगे, अब सुनो इसके बाद और क्या क्या बात होगी, करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ईसाई चर्च रोमन का कैथोलिक चर्च है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में कितने चर्च हैं, उनमें सबसे बड़ा कहां का चर्च है, तो आप कहेंगे ये ईसाई चर्च है, रोमन का कैथोलिक चर्च। विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र एंटवर्प है, ये कहां पे, बेल्जियम में, इसे अंडरलाइन कर लें आप, हीरा व्यापार का केंद्र है। फ्रांस में लोरेंस सार, देखो सार क्षेत्र कोयले के लिए है, सार किसके लिए है, कोयले के लिए। उसी प्रकार लोरेंस सार किसके लिए है, तो याद रखिएगा जैसे सार कोयले के लिए, वैसे लोरेंस सार जो है ये जाना जाता है किसके लिए, तो आपका उत्तर आएगा लोरेंस सार जाना जाता है लोहे के लिए। फ्रांस में एक शहर आता है टुलूज शहर, ये किसके लिए जाना जाता है, विमान उद्योग के लिए जाना जाता है, टुलूज। उसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा कटलरी शहर स्पेफील्ड को कहा जाता है, हीरों की कटिंग वगैरह होती है। कोपेनहेगन इसे कहा जाता है बाल्टिक सागर की कुंजी, कोपेनहेगन को क्या कहते हैं, बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे को। मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा आइसलैंड को कहा जाता है, आयरलैंड को नहीं कहते, आइसलैंड को कहते हैं। और आइसलैंड की राजधानी आती है रेकजाविक, रेकजाविक विश्व की उत्तरतम राजधानी है। विश्व में जितनी भी राजधानियां हैं इनमें विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है, रेकजाविक। आइसलैंड कहां है, अटलांटिक महासागर में है। कहां पे, जो अपन इंग्लैंड आइलैंड बढ़ता है उसके ठीक ऊपर एक द्वीप है जिसका नाम आता है आइसलैंड, आइलैंड नहीं आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी कौन सी, तो आप कहेंगे रेकजाविक। फिनलैंड का एक शहर आता है हेलेंस्की, फिनलैंड का एक शहर आता है कौन सा, हेलेंस्की आता है। और हेलेंस्की को कहा जाता है उत्तर का श्वेत शहर, उत्तर का श्वेत शहर कहा जाता है। उसके बाद में प्रश्न बनेगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और स्टॉकहोम को कहा जाता है सागर का सौंदर्य। इटली के किनारे वेटिकन सिटी, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का सबसे छोटा देश आता है। स्विट्जरलैंड का एक शहर आता है जूरिक और पर्थ, ये दोनों ही किसके लिए जाने जाते हैं, घड़ी बनाने के लिए। विश्व का प्रसिद्ध शैक्षणिक नगर जो है वो इंग्लैंड का कैम्ब्रिज है, आपने नाम सुना होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आपको कम कहां पे, ये बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स के अंदर है। तो कुछ और तथ्य आपको मिले तो यहां पे ठीक है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी, कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी, ठीक है। तो लिखें विश्व का सबसे बड़ा ईसाई चर्च ये रोमन का कैथोलिक चर्च है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र एंटवर्प बेल्जियम में है। फ्रांस में लोरेंस सार क्षेत्र में लोहा के भंडार है। फ्रांस का टुलूज शहर विमान उद्योग के लिए जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कटलरी शहर शेफील्ड को कहा जाता है। उसके बाद कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। आइसलैंड को मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहा जाता है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है जो विश्व की उत्तरतम राजधानी है। और फिनलैंड के शहर हेलेंस्की को उत्तर का श्वेत शहर कहते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम को सागर का सौंदर्य कहते हैं। इटली के किनारे स्थित वेटिकन सिटी ये क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों के अंदर विश्व का छोटा देश है, ठीक है। लिख पाए था? ठीक है, चलो भैया आगे। अब
सुनिएगा। इसके बाद में और तथ्य आते हैं, तथ्यों की दुनिया है, और तथ्य हैं। लिखे नीचे कि स्वीडन में एक शहर आता है किस्ना, ये लोहा इसके लिए जाना जाता है। स्वीडन का एक शहर आता है, क्या नाम है, किस्ना, और ये किस्ना किसके लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे लोहा इसके लिए। और स्वीडन में एक शहर आता है गोटनबर्ग, और गोटनबर्ग जाना जाता है किसके लिए, जहाज निर्माण के लिए। स्वीडन का शहर किस्ना लोहा इसके लिए, और गोटनबर्ग ये जहाज निर्माण। रूस की राजधानी मॉस्को को क्या कहा जाता है, 5 सागरों का पतन कहा जाता है, क्योंकि मॉस्को के आसपास 5 महासागर हैं। वहां का नाम है कैस्पियन सागर, इधर आ जाता है, काला सागर इधर आ जाता है, श्वेत सागर ऊपर रह जाता है, बाल्टिक सागर रह जाता है, लडोगा झील, इसलिए से 5 सागरों का पतन कहा जाता है। देश जो है यूरोप का, उसे कहा जाता है किसानों का देश, पूरा सुंदरियों का देश, फ्रांस में शराबबंदी को, और इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। जैसे भारत कृषि प्रधान है एशिया में, उसी प्रकार यूरोप के अंदर कृषि प्रधान देश है इटली। ये आता है बर्मिंघम नामक स्थान, ये यूरोप का काला प्रदेश कहा जाता है, ये इंग्लैंड के अंदर है। मुख्य औद्योगिक क्षेत्र, मुख्य औद्योगिक क्षेत्र, यानी बर्मिंघम जो है ये क्या है, ये यूरोप का काला प्रदेश कहलाता है, इंग्लैंड का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है। और महाद्वीप की मुख्य मानव प्रजाति जो है ये क्या है, कोकेसाइड। इसकी मुख्य जो प्रजाति वो क्या है, तो आपका उत्तर आएगा कोकेसाइड है। जर्मनी का रूर प्रदेश है, ये यूरोप का औद्योगिक स्थल कहलाता है। महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा, रूस है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण रूप से यूरोप में स्थित महाद्वीप कौन सा, सबसे बड़ा देश कौन सा है, यूक्रेन है, क्योंकि रूस तो एशिया यूरोप दोनों में है। रूस एशिया में यूरोप दोनों महाद्वीपों में, यानी रूस जो है वो एशिया यूरोप दोनों महाद्वीपों में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में हुआ। और रूस का मास्को जो प्रदेश है, रूस का कौन सा प्रदेश, मास्को प्रदेश, ये मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और नीदरलैंड में एक शहर आता है ट्यूलिप, ये किसके लिए जाना जाता है, फूलों की खेती के लिए। नीदरलैंड का शहर ट्यूलिप फूलों की खेती के लिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, इनको पढ़िए, फिर आगे और बात करते हैं। हाँ जी, लिख पाए ना। अब देखिए इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं और कौन कौन सी बातें हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट बता दिया। तो ये आज का सेशन था, ताकि बाकी बातें अपन नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आज के लिए इतना काफी है, और कल अपन एक नया महाद्वीप है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो कल तक के लिए इंतजार करें, कल नए महाद्वीप के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।